द डीप डाइव की इस नई गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसी जानकारी का खजाना है जो मतलब डिजिटल दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाने की चाहत रखने वाले किसी भी इंसान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बिल्कुल। और मेरा परिचय भी मैं थोड़ा दे ही देता हूँ। मैं यहाँ इन्हीं सब डिजिटल स्ट्रैटेजीज का विश्लेषण करने के लिए हूँ। और आज जिस स्रोत पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है इंस्टाग्राम वीडियो डॉक्स। सही कहा। मैं यहाँ इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हूँ ताकि हम मिलकर इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को डिकोड कर सकें। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये असल में 2026 के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रेटेजिक गाइड है। हाँ, ये बेसिकली इंस्टाग्राम पर मैक्सिमम ग्रोथ और लीड जनरेशन के तरीकों पर पूरी रोशनी डालती है। एग्जैक्टली। और जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं उन्हें तो पता ही है कि आजकल ऑर्गेनिक रीच गिरने की शिकायतें कितनी आम हो चुकी हैं। वही तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। आज का स्रोत ये साफ बताता है कि गलती रीच में नहीं है बल्कि प्लेटफॉर्म को समझने के नजरिए में है। हाँ, मतलब इंस्टाग्राम अब सिर्फ दोस्तों के साथ फोटो शेयर करने का आम प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल नहीं रहा। आज के वक्त में ये क्रिएटर्स या कंसल्टेंट्स और ब्रांड्स के लिए एक बेहद शक्तिशाली बिजनेस इकोसिस्टम बन चुका है। सही बात है। और इस चर्चा में मेरा शामिल होने का मकसद भी यही है कि हम इन बातों को सिर्फ ऊपर ऊपर से न देखें बल्कि इनके पीछे की साइकोलॉजी और लॉजिक को समझें। तो आज का हमारा मेन मकसद इस बात की गहराई में उतरना है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आखिर काम कैसे करता है और प्रोस्पेक्ट्स यानी संभावित ग्राहकों के पीछे भागने के बजाय उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कैसे किया जा सकता है। एकदम सही। क्योंकि इस डॉक्यूमेंट से ये साफ तौर पर निकल कर आता है कि आज के दौर में इंस्टाग्राम पर सफलता पाना सिर्फ ढेर सारे लाइक्स बटोरने का खेल नहीं रह गया है। असल मुद्दा है एल्गोरिदम की भाषा को गहराई से समझना और उस भाषा को समझकर एक ऐसी ठोस स्ट्रैटेजी बनाना जो अथॉरिटी स्थापित करे और लोगों का भरोसा जीते। सही, जिससे अंत में रियल बिजनेस कन्वर्जन्स लाए जा सकें। अगर डेटा को सही तरीके से पढ़ा जाए तो बिजनेस बढ़ाने का रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत में सबसे बुनियादी बात जो बताई गई है वो है इंस्टाग्राम एल्गोरिदम का असली मकसद, जो कि बहुत लोगों को समझ नहीं आता। हाँ, अक्सर क्रिएटर्स को लगता है कि एल्गोरिदम उनकी रीच रोककर उन्हें परेशान करने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसका प्राइमरी गोल यानी सबसे बड़ा मकसद बहुत ही साफ और सीधा है। यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा देर तक रोके रखना। बस यही एक सिंगल लक्ष्य है उसका। एल्गोरिदम सिर्फ उस कंटेंट को इनाम देता है जो लोगों के बीच बातचीत शुरू करवाए या नए रिश्ते बनाए और उन्हें प्लेटफॉर्म बंद करके किसी और ऐप पर जाने से रोके। ये एक लगातार चलने वाला विश्लेषण है। और यहीं पर मैट्रिक्स का पूरा खेल बदल जाता है। अगर ध्यान दिया जाए तो इस बात पर खास जोर दिया गया है कि क्यों सेव्स और शेयर्स अब लाइक्स के मुकाबले कहीं ज्यादा कीमती हो गए। क्योंकि लाइक्स को अब एक पैसिव एंगेजमेंट माना जाता है ना। बिल्कुल, किसी ने पोस्ट देखा, बिना सोचे डबल टैप किया और बस आगे बढ़ गया। लेकिन जब कोई यूजर किसी पोस्ट को सेव करता है तो एल्गोरिदम इसे एक बहुत बड़ा और सकारात्मक सिग्नल मानता है। इसका मनोवैज्ञानिक मतलब ये है कि ये कंटेंट इतना महत्वपूर्ण है कि दिमाग इसे अभी याद नहीं रख सकता। हाँ, इसलिए इसे भविष्य के लिए सुरक्षित करना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई शेयर करता है तो वो दरअसल एल्गोरिदम से कह रहा होता है कि ये कंटेंट इतना बेहतरीन है कि दूसरों को भी इसे देखना चाहिए। और ये दोनों एक्शंस एल्गोरिदम के सबसे पसंदीदा मैट्रिक्स हैं क्योंकि ये यूजर को प्लेटफॉर्म पर रोके रखने की गारंटी देते हैं। सही कहा। यही कारण है कि आजकल ऐसे कंटेंट बनाने पर जोर दिया जा रहा है जिसे लोग सच में सेव करना पसंद करें। स्रोत में कुछ ऐसे स्पेसिफिक फॉर्मेट्स का जिक्र है जो बिल्कुल मैजिक की तरह काम करते हैं। जैसे कि एजुकेशनल कैरोसेल्स। हाँ, सबसे पहले वही है। अब सोचिए, अगर किसी रील में सारी जानकारी एक साथ दे दी जाए तो दिमाग उसे भूल जाता है। लेकिन जब उसी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप गाइड्स में बदल दिया जाता है तो परफॉर्मेंस काफी बेहतर होती है। जैसे लिंक्डइन से लीड्स जनरेट करने के 5 तरीके, या फिर इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए कंटेंट आइडियाज। इसके अलावा एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन फ्रेमवर्क पर भी चर्चा की गई है। इसमें सबसे पहले एक आम परेशानी को सामने रखा जाता है, फिर उसका कारण समझाया जाता है और आखिर में एक क्लियर सॉल्यूशन और एक्शनेबल स्टेप्स दिए जाते हैं। जैसे कि एक रील हो सकती है जिसमें बताया जाए कि किसी की रील्स पर व्यूज अचानक क्यों गिर जाते हैं और इसे 3 स्टेप्स में कैसे ठीक करें। और एक और बेहतरीन तरीका है
प्रैक्टिकल चेकलिस्ट बनाना, लोग ऐसी प्रैक्टिकल चीजों को सेव किए बिना रह ही नहीं पाते। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये सभी फॉर्मेट्स किसी अंदाजे पर नहीं बनाए गए हैं। इनके पीछे की वजह ये है कि ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट्स एल्गोरिदम को हाई रेलेवेंसी सिग्नल्स भेजते हैं। इंसान का दिमाग स्ट्रक्चर और लिस्ट्स को वैसे भी जल्दी समझता है। हाँ, जब कंटेंट इस तरह से डिजाइन होता है कि वो तयशुदा प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो सेव्स की गिनती तेजी से बढ़ती है। और जैसा कि डेटा दर्शाता है, जितने ज्यादा सेव्स, एल्गोरिदम उतना ही ज्यादा उस कंटेंट को ऑर्गेनिक पुश देगा। इसका नतीजा ये होता है कि कंटेंट उन अनजान लोगों तक भी पहुंचता है जिन्होंने फॉलो नहीं किया है। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ और नई ऑडियंस को आकर्षित करने का सच में एक बहुत ही शक्तिशाली मैकेनिज्म है। अब जब ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात हो ही रही है, तो नीच टारगेटिंग और कंसिस्टेंसी को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इंस्टाग्राम का मशीन लर्निंग सिस्टम हर अकाउंट को किसी न किसी कैटेगरी में डालता है। मतलब अगर किसी का कंटेंट अलग-अलग दिशाओं में भटका हुआ है तो प्रॉब्लम होगी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मान लीजिए एक दिन एसईओ पर वीडियो आया, दूसरे दिन सुबह की मोटिवेशन, तीसरे दिन फिटनेस टिप्स और चौथे दिन क्रिप्टो करेंसी का ज्ञान। एआई बुरी तरह कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर इस अकाउंट की असली ऑडियंस कौन है। तो अथॉरिटी बनाने के लिए एक तयशला विषय यानी एक कोर टॉपिक चुनना सबसे पहली शर्त है। एकदम। अगर कंटेंट बिखरा हुआ होगा जी, तो ऑडियंस सेगमेंटेशन कभी पूरा नहीं हो पाएगा। एक कोर टॉपिक चुनने के बाद उसके अंदर कंटेंट पिलर्स बनाने होते हैं। दस्तावेज में इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मौजूद है। अगर मुख्य टॉपिक लीड जनरेशन है तो उसके पिलर्स हो सकते हैं ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजीज, पेड एड्स, फनल सिस्टम्स या कंटेंट स्ट्रैटेजी। और केस स्टडीज भी। अब किसी को भी इन्हीं पिलर्स के इर्द गिर्द घूमना होता है और यहाँ पर एल्गोरिथम को ट्रेन करने की बात आती है। लगातार 7 से 90 दिनों तक इन्हीं चुने हुए टॉपिक्स पर पोस्ट करना जरूरी है, तभी अथॉरिटी बनती है। लेकिन एक बहुत ही लाजमी सवाल जो कई नए लोगों के दिमाग में आता है वो ये कि क्या लगातार 90 दिन तक सिर्फ एक ही विषय पर बात करने से कंटेंट बोरिंग नहीं हो जाएगा? ये तो है, नए आइडियाज आना बंद भी तो हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि ऑडियंस और बनाने वाला दोनों थक जाएंगे। यही पर कंटेंट पिलर काम आते हैं। एक ही विषय को अलग अलग जरिए से पेश किया जा सकता है। एक दिन कोई केस स्टडी हो सकती है, अगले दिन कोई नई स्ट्रैटेजी। अथॉरिटी और विश्वसनीयता दोनों तभी बनती हैं जब कोई बार बार एक ही दिशा में लगातार वैल्यू देता है। 90 दिन तक ऐसा होता है तो इंस्टाग्राम का सिस्टम पूरी तरह समझ जाता है कि ये अकाउंट इस क्षेत्र का एक्सपर्ट है। फिर वो वही कंटेंट सीधा उन लोगों की फीड में भेजता है जिन्हें सच में उसकी जरूरत है। ये वाकई एक बड़ी सीख है और ऑडियंस को ढूंढने के सफर में रील्स सबसे तेज जरिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक पैच है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, एल्गोरिदम रील्स के वॉच टाइम और कंप्लीशन रेट को बहुत सख्ती से मापता है। इससे बिल्कुल किसी एक्शन मूवी की शुरुआत की तरह समझिए। अगर किसी ने शुरुआती 2 सेकंड में ही स्क्रीन स्क्रॉल कर दी तो समझ लीजिए कि उस रील की ऑर्गेनिक रीच वहीं दम तोड़ देगी। इसलिए स्रोत में कहा गया है कि शुरुआती 3 सेकंड्स, जिसे हुक कहते हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हुक्स ही वीडियो की जान होते हैं। अगर शुरुआती कुछ सेकंड्स में दर्शक को बांध कर नहीं रखा जा सका तो अंदर का बेहतरीन कंटेंट किसी काम का नहीं रह जाता। और यहाँ पर चर्चा के स्रोत में कुछ बहुत ही प्रभावशाली हुक्स के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे एक बोल्ड स्टेटमेंट हुक होता है जिसमें कोई ऐसी बात कही जाती है जो सीधे ध्यान खींचे। जैसे कि ज्यादातर बिजनेसेस इंस्टाग्राम पर फेल होते हैं क्योंकि वो सिर्फ ये एक गलती बार बार करते हैं। ये सुनते ही दिमाग जानने को उत्सुक हो जाता है कि वो गलती आखिर क्या है। दूसरा है पेन पॉइंट हुक, जो सीधे किसी की सबसे बड़ी परेशानी पर वार करता है। जैसे, क्या इंस्टाग्राम से हर रोज नई लीड्स लाने में परेशानी हो रही है? और इसमें कॉन्ट्रेरियन हुक भी है जो बड़ा ही दिलचस्प है। ये आम धारणा के बिल्कुल उलट बात कहता है। जैसे कोई कहे रोजाना पोस्ट करना बंद कीजिए, इसके बजाय सिर्फ ये एक छोटा सा बदलाव कीजिए। ये इतना विपरीत विचार है कि लोग रुक कर सुनना चाहते हैं। और आखिर में प्रॉमिस हुक आता है जो एक सीधा वादा करता है कि इस रील में पता चलेगा कि सिर्फ ऑर्गेनिक इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके हफ्ते में 5 क्वालिफाइड लीड्स कैसे हासिल की जा सकती हैं। इन उदाहरणों से एक बात तो तय है कि हर एक हुक इंसानी दिमाग की उत्सुकता को जगाता है। और बात सिर्फ हुक पर खत्म नहीं होती, बल्कि एक रील का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ये भी बताया गया है। हाँ, एक स्ट्रॉन्ग हुक से शुरुआत, उसके बाद फास्ट पेस्ड वैल्यू यानी तेजी से जानकारी देना और पैटर्न इंटरप्ट्स का इस्तेमाल करना, और आखिर में एक क्लियर कॉल टू एक्शन।
अगर इन पैटर्न इंटरप्ट्स को आसान भाषा में समझें तो ये दरअसल विजुअल बदलाव होते हैं, जैसे अचानक से स्क्रीन पर कोई टेक्स्ट आना या कैमरा का एंगल बदल जाना। इंसान का दिमाग बहुत जल्दी बोर हो जाता है। अगर वीडियो में 10 सेकंड तक एक ही फ्रेम रहेगा तो ध्यान भटक ही जाएगा। पैटर्न इंटरप्ट्स उस ध्यान को वापस खींच लेते हैं। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये पूरा रील स्ट्रक्चर इस तरह से बुन गया है कि वॉच टाइम ज्यादा से ज्यादा हो और दर्शक आखिर तक रुका रहे। और वो क्लियर कॉल टू एक्शन दर्शक को बताता है कि वीडियो खत्म होने के बाद आगे क्या करना है। ये पूरा चक्र एल्गोरिदम को एक पॉजिटिव सिग्नल भेजता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जिसे एंगेजमेंट वार्म अप और द 30-मिनट रूल कहा गया है। ये तो सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला हिस्सा है। एक आम गलती जो लगभग हर कोई करता है वो ये है कि पोस्ट डालो, ऐप बंद करो और व्यूज का इंतजार करो। लेकिन यहाँ चर्चा एक अलग ही दिशा में जाती है। पोस्ट करने से ठीक पहले एक अकाउंट को अपने नीचे से जुड़ी 10 से 15 दूसरी पोस्ट को लाइक करना चाहिए और अर्थपूर्ण कमेंट्स करने चाहिए। डीएम्स या स्टोरीज पर दूसरों के साथ इंटरैक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझें तो ये बिल्कुल एक पार्टी होस्ट करने जैसा है। सही एग्जाम्पल है। अगर कोई अपनी ही पार्टी में मेहमानों के आने पर दरवाजा खोलकर सीधा सोने चला जाए तो मेहमान आखिर क्यों रुकेंगे? और पोस्ट करने के बाद आता है द 30-मिनट रूल, जिसका मतलब है कि कंटेंट लाइव होने के तुरंत बाद आगे के 30 मिनट तक ऐप पर एक्टिव रहना बेहद जरूरी है। अगर कोई कमेंट आता है तो उसका फौरन रिप्लाई जाना चाहिए। ये शुरुआती तेजी एल्गोरिथम को बताती है कि इस पोस्ट पर लोगों का रिएक्शन फास्ट है। ये वार्म अप और 30 मिनट का नियम असल में एल्गोरिथम की एंगेजमेंट वेलोसिटी मैट्रिक को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये सारी छोटी छोटी हरकतें एक बहुत बड़ी कंटेंट फनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। इस स्रोत में उस फनल को 3 आसान स्टेजेस में बांटा गया है: अट्रैक्ट, नर्चर और कन्वर्ट। स्टेज 1 है अट्रैक्शन। ये उन कोल्ड ऑडियंस या अनजान लोगों के लिए होता है जिन्होंने अकाउंट को पहली बार देखा है। इन तक पहुंचने के लिए रील्स और उन प्रॉब्लम बेस्ड हुक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी हमने अभी बात की। फिर आता है स्टेज 2 यानी नर्चर। ये उन लोगों के लिए है जो आप फॉलो कर चुके हैं पर अभी तक पूरी तरह भरोसा नहीं करते। यहाँ पर उनका भरोसा जीतने के लिए कराउजल्स और लंबी केस स्टडीज काम आती हैं। और आखिरी है स्टेज 3, जिसे कन्वर्जन कहते हैं। ये उन दर्शकों के लिए है जो पूरी तरह तैयार हैं। यहाँ डील्स क्लोज करने के लिए स्टोरीज, स्पेसिफिक ऑफर्स और डीएम कॉन्वर्सेशंस का सहारा लिया जाता है। और इस कन्वर्जन वाले आखिरी हिस्से को और भी असरदार बनाने के लिए दस्तावेज में कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का उल्लेख किया गया है। ये ट्रिगर्स सीधे इंसानी भावनाओं पर असर डालते हैं, राइट? सबसे पहला है सोशल प्रूफ। हाँ, इंसान की फितरत है कि वो हमेशा दूसरों के तजुर्बे देखकर ही भरोसा करता है। इसलिए क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स और स्क्रीनशॉट्स दिखाना बहुत असरदार होता है। दूसरा है स्कैर्सिटी, यानी कमी का एहसास दिलाना। जैसे अगर किसी स्टोरी पर लिखा हो कि कंसल्टिंग के लिए इस महीने सिर्फ 3 स्पॉट्स बचे हैं, तो जो लोग कल का इंतजार कर रहे थे वो तुरंत एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और तीसरा सबसे अहम ट्रिगर है अथॉरिटी। किसी सर्टिफाइड कोर्स की डिटेल या सालों का अनुभव साझा करना किसी को भी भीड़ में एक एक्सपर्ट के तौर पर खड़ा कर देता है। ये सारे मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स लोगों को खरीदारी के फैसले लेने में मदद करते हैं और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए स्रोत स्टोरीज के सही और गलत इस्तेमाल पर बहुत गहरा विश्लेषण पेश करता है। एक सबसे बड़ा भ्रम ये है कि लोग स्टोरीज का इस्तेमाल नए फॉलोअर्स लाने के लिए करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हकीकत यह है कि स्टोरीज नए लोगों तक पहुंचने के लिए होती ही नहीं है। वो तो उन लोगों के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाने के लिए हैं जो पहले से जुड़ चुके हैं। जब कोई किसी अकाउंट की स्टोरी पर किसी पोल का जवाब देता है या कोई इमोजी भेजता है तो एल्गोरिथम उसे एक गहरा रिश्ता मान लेता है और फिर उस अकाउंट के आने वाले सभी पोस्ट्स उस इंसान की फीड में सबसे ऊपर दिखने लगते हैं। इसलिए स्टोरीज में हमेशा ऐसे फॉर्मेट्स होने चाहिए जो बातचीत शुरू करवाएं। जैसे किसी पोल में पूछना कि क्या इंस्टाग्राम सबके लिए अच्छी लीड्स ला रहा है, हाँ या ना, या क्वेश्चन बॉक्स लगाना जहां लोग अपनी सबसे बड़ी परेशानी लिख सकें। इसके साथ ही बिहाइंड द सीन्स दिखाना, जैसे काम करने का तरीका या किसी बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी। ऐसी छोटी छोटी झलक एक ब्रांड को ज्यादा इंसानी और सच्चा बनाती है। स्टोरीज के इस बातचीत से एक और जबरदस्त स्ट्रैटेजी निकल कर आती है जिसे डीएम ट्रिगर्स कहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि किसी स्टोरी पर लिखा होता है, मुझे गाइड डीएम करे
और मैं PDF फाइल भेज दूंगा। ये छोटी सी लाइन दरअसल एक बहुत बड़े खेल की शुरुआत होती है। चर्चा से ये साफ हो जाता है कि असल कन्वर्जन पोस्ट्स में नहीं बल्कि डायरेक्ट मैसेजेस में होता है। लेकिन नए फॉलोअर्स को थैंक्स फॉर फॉलोइंग जैसे घिसे पिटे रोबोट जैसे मैसेजेस भेजना पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है। उसकी जगह पर्सनलाइज मैसेजेस का होना बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए सोचिए, अगर कोई नया व्यक्ति जुड़ता है जो इंटीरियर डिजाइनिंग के पेशे में है, तो एक अच्छा मैसेज कुछ ऐसा होगा, मैंने देखा कि इंटीरियर डिजाइनिंग में काफी शानदार काम हो रहा है। क्या आजकल इंस्टाग्राम से नई लीड्स लाने में कामयाबी मिल रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो सामने वाले को जवाब देने के लिए उत्सुक करता है, और एक बार जब जवाब आता है तो एक पूरा DM फनल खुल जाता है। और इस DM फनल को बड़े ही ध्यान से चलाना होता है। ये उत्सुकता से शुरू होता है, फिर सामने वाले से उनकी सबसे बड़ी परेशानी पूछी जाती है। जब परेशानी पता चल जाए तो बिना कोई पैसा मांगे उन्हें थोड़ी सी वैल्यू यानी कोई छोटी सी एडवाइस दी जाती है, जिसे माइक्रो वैल्यू कहते हैं। और इसके बाद एक छोटा सा कॉल सजेस्ट किया जाता है। सबसे बड़ा नियम जो यहाँ ध्यान रखने लायक है वो ये कि यहाँ हार्ड सेलिंग की कोई जगह नहीं है। कोई भी सिर्फ एक बढ़िया रील देखकर हजारों रुपए खर्च नहीं करता। लोग हमेशा विश्वास होने पर खरीदारी करते हैं, और ये विश्वास DMs की इस बातचीत में बनता है। इन सभी नए तरीकों का असर देखने के लिए एनालिटिक्स का नजरिया भी पूरी तरह बदलना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है कि फॉलोअर्स की गिनती के पीछे भागना बंद किया जाए। असली ध्यान उन मैट्रिक्स पर होना चाहिए जो बिजनेस लाते हैं, जैसे रीच, सेव्स, शेयर्स, प्रोफाइल विजिट्स और वेबसाइट लिंक क्लिक्स। बिल्कुल सही। और जब बात नंबर्स की आती है तो हैशटैग्स की स्ट्रैटेजी भी 2026 के हिसाब से पूरी तरह बदल चुकी है। पहले लोग 30-30 हैशटैग्स भर देते थे, लेकिन अब जो फॉर्मूला बताया गया है वो है सिर्फ 3 ब्रॉड हैशटैग्स, 5 नीश हैशटैग्स और 2 कम्युनिटी हैशटैग्स। इसका सीधा सा मतलब है कि क्वांटिटी नहीं, रेलेवेंसी जरूरी है। अगर हैशटैग्स कंटेंट से मेल नहीं खाते तो एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाता है और रीच गिरा देता है। इन सब के अलावा प्रोफाइल पर आने वालों को रोकने के लिए एक और चीज सबसे अहम होती है, और वो है बायो। प्रोफाइल की बायो कोई कविता या मोटिवेशनल कोट नहीं होनी चाहिए। जब कोई नया इंसान प्रोफाइल पर आए तो उसे 4 सवालों के तुरंत जवाब मिलने चाहिए। ये अकाउंट किसकी मदद करता है, कैसे मदद करता है, इसका नतीजा क्या होता है, और उन्हें आगे क्या एक्शन लेना चाहिए। एक क्लियर बायो सीधे तौर पर कन्वर्जन रेट को बढ़ा देती है, लेकिन इन सारी स्ट्रैटेजीज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर कंसिस्टेंसी ना हो। स्रोत बताता है कि ज्यादातर अकाउंट्स फेल क्यों होते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कभी-कभी पोस्ट करते हैं और जब तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता तो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। कंसिस्टेंसी यानी लगातार लगे रहना ही इस पूरे खेल की सबसे मजबूत कड़ी है। एल्गोरिदम कभी भी उन अकाउंट्स को फेवर नहीं करता जो एक महीने में 10 पोस्ट डालते हैं और अगले महीने गायब हो जाते हैं। यहाँ एक आदर्श रूटीन सुझाया गया है। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार पोस्ट्स डालना, रोजाना 3 से 5 स्टोरीज लगाना और हफ्ते में 2 से 3 रील्स शेयर करना। और पोस्ट किस वक्त डालनी है ये सिर्फ अंदाजे पर नहीं छोड़ा जा सकता। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग अलग अलग समय पर टेस्ट करके डेटा निकालना पड़ता है। लगातार वैल्यू देने से ही मार्केट में नाम बनता है और आहिस्ता आहिस्ता वही नाम ट्रस्ट में बदल जाता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? अगर इस पूरी गहन चर्चा को समेटा जाए तो इस दस्तावेज से निकला फाइनल फ्रेमवर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अट्रैक्ट, नर्चर, कन्वर्ट। इसको अगर सरल शब्दों में देखा जाए तो रील्स का इस्तेमाल अनजान और नए लोगों तक पहुंचने के लिए करना है। कैराउजल्स का इस्तेमाल अपनी नॉलेज साबित करने के लिए करना है ताकि लोग एक्सपर्ट माने। स्टोरीज का इस्तेमाल उस ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए करना है जो अभी फॉलोवर बन चुके हैं। और आखिर में डीएम्स का इस्तेमाल उस कनेक्शन को ध्यान और इज्जत के साथ बिजनेस या कन्वर्जन में बदलने के लिए करना है। ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है जो एक साइकिल की तरह लगातार घूमता रहता है। इस गहन चर्चा से मेरा जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि अब इस एल्गोरिदम को हैक करने के शॉर्टकट्स तलाशना बंद कर देना चाहिए। इसकी जगह इस मशीन के कोर लक्ष्य के साथ अलाइन होने की जरूरत है। इंस्टाग्राम को अब सिर्फ कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के नजरिए से देखना बहुत पुरानी सोच हो जाएगी। ये दरअसल एआई द्वारा संचालित एक रिलेशनशिप मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। जब कंटेंट असल मायने में लोगों की जिंदगी या काम की कोई परेशानी सुलझाता है और धीरे धीरे उनका विश्वास जीतता है,
तो इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली उस अकाउंट को एक लीड जनरेशन मशीन में बदल देता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। अगर इस पूरी स्ट्रेटजी पर ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि आज का इंस्टाग्राम एल्गोरिदम कितनी बखूबी ह्यूमन साइकोलॉजी को परख रहा है। वो जानता है कि किस टेक्स्ट से दिमाग बोर होगा, किस हुक से उत्सुकता बढ़ेगी और डीएम में की गई बातचीत किस तरह से एक अनजान इंसान को दोस्त बना सकती है। उसने इन इंसानी जज्बातों को एक डेटा साइंस में तब्दील कर दिया है। तो ऐसे में सोचने वाली बात ये बनती है कि सुनने वालों, जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रहा है, क्या होगा जब अगले कुछ सालों में ये रिलेशनशिप बिल्डिंग और विश्वास बनाने का काम पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाएगा? जब एआई खुद ही किसी की तकलीफ को डेटा से समझकर बिल्कुल एक इंसान की तरह एम्पैथी भरे डीएम्स लिखेगा, तब दूसरे अकाउंट से अलग दिखने के लिए किसी ब्रांड के पास क्या बचेगा? ये सच में एक डीप थॉट है। क्या आने वाले वक्त में एक सक्सेसफुल ब्रांड की आखिरी और सबसे कीमती करेंसी सिर्फ उसकी प्योर ऑथेंटिसिटी ही रह जाएगी? ये वाकई में एक ऐसी बात है जिसने हमें गहरी सोच में डाल दिया है। ये वाकई एक ऐसी बात है जो किसी का भी नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। फ्यूचर की इस तस्वीर को देखकर लगता है कि आने वाले वक्त में सिर्फ वही टिकेगा जो अंदर से बिल्कुल सच्चा और ट्रांसपेरेंट होगा। इस स्रोत की सबसे खूबसूरत बात यही थी, इसने ना सिर्फ हमें वर्तमान में बढ़ने के प्रैक्टिकल तरीके सिखाए, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार किया। तो इस बेहद सोचनेशील विचार के साथ हम अपनी आज की इस शानदार और गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इन स्ट्रैटेजीज ने सबके देखने का पूरा नजरिया बदल दिया होगा। अपना समय निकालकर इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातों के लिए इस डीप डाइव के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया और अलविदा।